इंदिरा कुमार तिवारी मध्य प्रदेश जबलपुर से थे। उनकी 18 बीघा की ज़मीन की कीमत करोड़ों में थी। ये किसी के लिए भी एक खजाने से कम नहीं। लेकिन इंदिरा कुमार को ये क्या पता था कि उनका खजाना ही उनके मौत का कारण बनेगा। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश जबलपुर के एक गांव पडवार से, जहां पर 45 साल के इंदिरा कुमार जी रहते थे। परिवार के नाम पर उनके पास एक भाई थे जो अपने परिवार के साथ एक ही गांव में लेकिन इंदिरा कुमार जी से अलग रहते थे। 45 की उम्र में माँ बाप ना होना, भाई बहन भी आपसे दूर ही रहते हो, दोस्त हो पर किसी एक की तो कमी खलती ही होगी जब आप घर में काम से आओ तब। यही कमी इंदिरा जी को भी खलती थी। इंदिरा जी भी अपनी शादी के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा सा वक्त अपने करियर पे और अपने परिवार पर लगा दिया था, जिसके वजह से उनकी अभी उम्र हो गई थी। और इसी वजह से बहुत सारे परिवार जो थे जिनके पास इंदिरा जी का रिश्ता गया था, वो अपनी बेटी की शादी इंदिरा जी से नहीं करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से हर बार इंदिरा जी का रिश्ता टूट जाता था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंदिरा जी को परेशान करती थी। इंदिरा जी बहुत उदास रहते थे, अंदर ही अंदर घुटते थे, एक परिवार के लिए तरसते थे। अब इन्होंने अपना मन बहुत ज़्यादा करके भगवान की तरफ लगा लिया था। उनका मन भी उनकी तरफ लगता था। इसी दौरान वो अनिरुद्धाचार्य जी से इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। उनको पता चलता है कि कोई धर्म गुरु है अनिरुद्धाचार्य बोलकर, जो लोगों की प्रॉब्लम्स का हल ढूंढते हैं। उनको लगता है कि वो इंदिरा जी की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। इसी दौरान इंदिरा जी को पता चलता है कि अनिरुद्धाचार्य जी का एक सत्संग होने वाला है उन्हीं के गांव के बगल का एक गांव निर्वंजा गांव में। इंदिरा कुमार जी उस सत्संग में जाते हैं, वो सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, और फिर वहां पर एक सेगमेंट होता है जहां पर अनिरुद्धाचार्य जी अपने भक्तों की परेशानियों को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। 18 एकड़ जमीन है तो क्या? अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? आपके भैया मेरे साथ पढ़ाते थे, दीनदयाल जी। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने गलती करी है। इंदिरा कुमार जी के पास 18 एकड़ ज़मीन थी, ना ही 18 बीघा। सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक। अब आगे से हम इस गलती को सुधारते हुए चलेंगे। और उनकी ज़मीन का माप था 18 एकड़, ना कि 18 बीघा। इस वीडियो में उन्होंने अपने संपत्ति का खुलासा करा है। उन्होंने बताया है कि उनके पास 18 एकड़ बड़ी ज़मीन है और उनके पास कोई कमी नहीं है। हालांकि एक फाइनेंशियल शो ऑफ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती थी इंदिरा कुमार जी की, जो कि उन्हें आखिर में उनके मौत के घाट तक ले जाता है। अब अनिरुद्धाचार्य जी के हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत वायरल होता है, और ये वीडियो जा पहुंचता है गोरखपुर के एक कपल शाहिबा बानो और उसका पति कौशल के पास। ये दोनों गोरखपुर उत्तर प्रदेश से थे। साहिबा बानो रिलीजियसली मुस्लिम थी और कौशल एक हिंदू था। इनकी माली हालत यानी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही खस्ता हुई थी, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने के लिए कोई अच्छा काम भी नहीं कर रहे होते। इनकी बैकग्राउंड क्रिमिनल वालों होती है, अच्छे से कोई काम नहीं करते, चोरी चकारी ये सभी इनका धंधा था, और ऐसे ही इनका जीवन बसर हो भी रहा था। जब इनके पास ये वीडियो आया, इन्होंने उस वीडियो को स्क्रॉल अप करने के बजाय इस वीडियो को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और सोचा कि क्या हो अगर वो 18 एकड़ ज़मीन इनकी हो जाए। ये बात सोचते ही उन दोनों की आंखें चमक जाती है। इन दोनों का एक और साथी भी था जो इस पूरे गेम में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसका नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, साहिबा और कौशल ये तीनों एक गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं। इन तीनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड रह चुका है और अब इनका नेक्स्ट क्राइम था इंदिरा कुमार का मर्डर। लेकिन ये जो मर्डर है ये कोई नॉर्मल रॉबरी और उसके बाद होने वाला मर्डर नहीं है। ये एक बहुत ही फिल्मी ट्विस्ट के साथ होने वाला मर्डर है, जिसे पढ़ने के बाद मेरा दिमाग घूम गया था। एंड आई एम श्योर आप सबका भी ऐसा ही हाल होगा।
तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और सुनिए क्या होता है। अब साहिबा और कौशल ये दोनों अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं। साहिबा और कौशल अपना अपना नाम बदल लेते हैं। साहिबा अपना नाम बदलकर बन जाती है खुशी और कौशल अपना नाम बदलकर बन जाता है संदीप। और ये दोनों अपना सरनेम तिवारी रख लेते हैं। ये दोनों भाई बहन जैसा एक्ट करते हैं, जबकि ये दोनों असलियत में पति पत्नी थे। इन दोनों ने नकली आधार कार्ड भी बनवाए हुए थे। साहिबा बन जाती है खुशी तिवारी और कौशल बन जाता है संदीप तिवारी। अब साहिबा इंदिरा कुमार जी को फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करती है, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद साहिबा इंदिरा कुमार जी को खुशी बनकर उनसे बात करने लगती है, मैसेज करने लगती है, हाय हेलो सारा दिन कैसा है, ये वो। इंदिरा कुमार जी भी उस तरफ से मैसेजेस करते थे, बातें करते थे। इसी बीच साहिबा बताती है कि वो और उसका भाई एक साथ गोरखपुर में रहते हैं और ये दोनों बचपन से अनाथ है। इन दोनों का पूरी दुनिया में कोई नहीं है और बहुत गरीब है। इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो भी शादी करना चाहती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से लड़के वाले दहेज बहुत मांगते हैं और इसीलिए साहिबा की शादी नहीं हो रही है। और ये बात सुनने के बाद इंदिरा कुमार जी कहते हैं कि 45 साल उम्र होने की वजह से उनकी भी शादी अभी तक नहीं हुई है। हालांकि वो करना तो चाहते हैं लेकिन किसी से हो नहीं रही है। अब जबकि दोनों ही सिंगल थे तो दोनों के बीच में बातें थोड़ी नेक्स्ट लेवल तक जाती है, थोड़े से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप वाली। तो अब ये दोनों उस तरीके से बात करने लगते हैं। करते करते धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है। उनकी बातें दिन भर के एक्सप्लेनेशन से आ जाती है। दोनों अपने पूरे दिन का हाल चाल एक दूसरे को देने लगते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एटलीस्ट इंदिरा कुमार जी को तो ऐसा ही लगता था कि इन दोनों को प्यार है एक दूसरे से। इसके बाद इन दोनों के बीच शादी की बातें होने लगती है कि क्यों ना ऐसा हो कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी कर ले। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे, इंदिरा कुमार जी को ऐसा लगता था। अब इस बात पर साहिबा कहती है कि क्यों ना इंदिरा कुमार उसके भाई से बात करे। साहिबा का भाई यानी उसका एक्चुअल हस्बैंड संदीप। तो अब संदीप इंदिरा कुमार को कांटेक्ट करता है एक फेक सिम कार्ड के थ्रू। अब ये लोग बात करते हैं, शादी तय हो जाती है क्योंकि संदीप ने बताया हुआ था कि ये दोनों बहुत ही गरीब है, इसीलिए इन दोनों के हिस्से की तैयारी भी इंदिरा कुमार जी ही कर रहे होते हैं। कपड़े, गहने, सारी जिम्मेदारियां इंदिरा कुमार जी ने उठा रखी थी। इंदिरा कुमार जी ने लाखों के गहने खरीदे थे खुशी के लिए या फिर साहिबा के लिए। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी खरीद रखे थे। सारी जिम्मेदारियां इंदिरा कुमार जी उठा लेते हैं। साहिबा के लिए नए कपड़े, सुंदर सुंदर गहने जो लाखों में थे, ये सब इंदिरा कुमार जी करते हैं। यहाँ संदीप उनसे कहता है कि शादी गोरखपुर से होगी, साहिबा और संदीप के गांव से। जबकि साहिबा खुशी थी इंदिरा कुमार जी के लिए, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं साहिबा ही बोल रही हूँ। इंदिरा कुमार जी संदीप और साहिबा की सारी बातें मान लेते हैं। एक भी बात में उन्होंने किसी भी बात पर ना नहीं करा, वो हर बात मानते चले जाते हैं। शायद ये उनकी शादी के लिए डेस्परेशन ही थी जो उनसे ये करवा रही थी। और यही चीज़, ये ना करने वाली चीज़ ही उनकी बहुत बड़ी गलती बन जाती है। उन्होंने किसी चीज़ को क्वेश्चन ही नहीं करा। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने भगवान से एक वरदान मांगा और वो उनका पूरा हो गया। और ये आंख मूंद कर साहिबा और संदीप पर भरोसा कर लेते हैं। साहिबा से शादी करने के लिए इन्होंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा भी गिरवी रख दिया था ताकि पैसों का इंतजाम हो सके और शादी भी बढ़िया से हो सके। अब धीरे धीरे करके शादी का दिन सामने आता है। इंदिरा कुमार जी गोरखपुर जाते हैं। वहाँ गोरखपुर में साहिबा और संदीप पहले से ही एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि इंदिरा कुमार जी को कोई भी शक ना हो। अपनी लोकेलिटी से दूर वो शिफ्ट होते हैं ताकि बाकी लोगों को भी कोई शक ना हो। फिर शादी के दिन संदीप ने एक होटल बुक कर रखा था जहां पर इन्होंने फेक मैरिज करा, जिससे इंदिरा कुमार जी को कोई भी शक ना हो। इंदिरा कुमार जी वैसे भी पहले शक नहीं कर रहे थे और अब तो उनको पूरा भरोसा हो गया था कि उनका परिवार बनने जा रहा है और ये सब जो हो रहा है ये भगवान की कृपा है। होटल में पंडित जी आते हैं, शादी होती है, फोटोज खिंचवाए जाते हैं। अब
शादी हो जाती है। दूसरे दिन इंद्र कुमार जी साहिबा से कहते हैं कि क्यों ना अब हम अपने गांव चले, यानी इंद्र कुमार जी के घर। साहिबा उनसे कहती है कि पहले साहिबा इंद्र कुमार को अपना गांव दिखाना चाहती है। इंद्र कुमार जी इस बात पर भी मान जाते हैं। इंद्र कुमार जी अपने पैसे और सारा सामान लेकर उनके साथ घूमने चल जाते हैं। उनका प्लान था कि वहीं से फिर वो अपने आगे का ट्रेन ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। साहिबा, संदीप और इंद्र कुमार जी एक कार में बैठते हैं जो संदीप लेकर आया हुआ था। अच्छा, ये कार वही चला रहा था जो संदीप के गैंग का तीसरा मेंबर था। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद आगे जाकर एक सुनसान सी जगह पर शमसुद्दीन गाड़ी को रोकता है। अचानक से साहिबा और संदीप इंद्र कुमार जी के ऊपर झपट पड़ते हैं, उनको मारने पीटने लगते हैं और ज़बरदस्ती उनसे उनका पैसों का बैग छीन लेते हैं। छीनने के बाद भी उनको मारना वो नहीं रोकते, उनको मारते रहते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। बेहोश होने के बाद ये तीनों मिलकर इंद्र कुमार जी की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उनको वहीं ज़मीन पर फेंक कर वो भाग जाते हैं। इंद्र कुमार जी की कोई अपनी फैमिली नहीं थी, लेकिन दूर के रिश्तेदार गांव में ही रहते थे जो इंद्र कुमार जी के साथ में अच्छे से बातचीत करते थे, उनकी अच्छी रिलेशन थी। अब जब उनकी हत्या हो गई, उसके दूसरे दिन से इंद्र कुमार जी का फ़ोन अनरीचेबल आने लगा, तो इन रिश्तेदारों को इंद्र कुमार जी की बहुत चिंता होने लगी। तो इन लोगों ने पासी के पुलिस स्टेशन में जाकर एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करवा दी। इसके बाद पुलिस इंद्र कुमार जी को ढूंढने में लग जाती है। इसीलिए पुलिस उत्तर प्रदेश के लोकल पुलिस स्टेशन में इंद्र कुमार जी के इन्फॉर्मेशन को पास कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस को नेशनल हाईवे के ऊपर एक बॉडी मिली थी। वो बॉडी इंद्र कुमार जी के फीचर्स से बिल्कुल मैच करती थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहाँ पर इंद्र कुमार जी के रिलेटिव्स को बुलाया ताकि बॉडी को शिनाख्त करा जा सके। यहाँ के रिलेटिव्स जब उत्तर प्रदेश गए तो उनकी बॉडी को शिनाख्त करा गया और ये बात कंफर्म हो गई कि वो बॉडी इंद्र कुमार जी की ही है। और अब ये मिसिंग पर्सन रिपोर्ट बदल गया था एक मर्डर केस में, क्योंकि आखिरी बार इंद्र कुमार जी को उनकी नई नवेली दुल्हन और उनके साले के साथ देखा गया था। इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं होती और पूरा शक मर्डर का उनके साले और उनकी बीवी के ऊपर जाता है, क्योंकि वो भी ऑन द स्पॉट कहीं भी मिले नहीं थे। इसीलिए उनको ढूंढने के लिए भी पुलिस लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन चलती है, पुलिस एकदम जान लगा देती है साहिबा और संदीप को ढूंढने के लिए और उसके तीसरे साथी को भी। कुछ दिन ढूंढने के बाद फाइनली साहिबा, संदीप और उसके तीसरे साथी पकड़े जाते हैं पुलिस द्वारा। पकड़े जाने के बाद पुलिस इन तीनों की बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ करने में ये सारी बात पता चली और उनका ये काला चिट्ठा बाहर निकल कर आया। इनका मेन एजेंडा था कि इंद्र कुमार को मारकर साहिबा उनके गांव जाती और उनकी विधवा बनकर उनकी 18 एकड़ की ज़मीन को अपने नाम करवा लेती और उसके बाद साहिबा और कौशल, जो कि उसका भाई बना है संदीप, ये दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते और इनके तीसरे साथी को भी इसमें से हिस्सा मिलने वाला था। लेकिन साहिबा, कौशल और इनके तीसरे साथी ने ये बात पूरी ही भुला दी कि क्राइम का आखिरी डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें होती है। मेरी यही दरख्वास्त है। मैं खुद भी एक यूथ जनरेशन से आती हूँ, हिस्सा हूँ, तो मेरा ये कहना बिल्कुल बनता है कि हम वो शक्ति रखते हैं जो कल को बदल सकते हैं। हम अगर अपनी मेहनत से चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि पैसे कमाए जा सकते हैं। क्राइम कर किसी और की मेहनत की कमाई हुई चीज़ हमारी नहीं हो सकती। हम सब अगर अपने ईमानदारी से काम करें तो डेफिनेटली हम वो हर चीज़ ले सकेंगे जिसकी हम सपने देखते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप एक अच्छी और ईमानदारी वाली ज़िंदगी जिए, ना कि क्राइम के चक्कर में पड़े। तब तक खुश रहे, खुशहाल रहे और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, बाय।